हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, जो आपका 2010 में आया था। 24वां एक्ट था ये। इसमें टोटल 11 सेक्शंस थे। पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, सेक्शंस की बात करें तो इसमें क्या है आपका एक्ट में। मान लीजिए आपको एमपी में, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट में, आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेनी है। आप उसके लिए क्या करते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं। पोर्टल बना रखा है मध्य प्रदेश ने, तो आप उस पोर्टल पे डालते हैं। फिर बाद में क्या होता है, आप एक डेजिग्नेशन ऑफिसर आपको एक अपॉइंट हो जाता है। डेजिग्नेशन ऑफिसर आपको कहता है आपको 30 दिन में जो भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो भी है, उसका एक स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम होता है हर चीज के। उन्होंने टाइम निर्धारित कर रखे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के, इन सब के दे रखे हैं। इस टाइम पे मिल जाएगा। मान लो उस दिन आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप जाओगे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, 30 दिन के अंदर जिस दिन से रिजेक्ट हुआ। और अगर वहां पर भी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में काम नहीं हो रहा, तो आप सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी जाएंगे। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी में आप 60 डेज तक में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और अगर पाया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फालतू की रिजेक्ट करी गई है, तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, जिसका काम था आपकी एप्लीकेशन को देखना, उसके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, 500-250 रुपये कुछ होता है इसका फाइन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में उस पर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी। और आप ये समझिए, ये इतना एमपी पहला स्टेट था जिसने ऐसा कोई एक्ट लाया था। और सबसे बड़ी बात, इसे इतना अच्छा एक्ट था ये कि यूनाइटेड नेशन में इसे अवार्ड भी मिला था मध्य प्रदेश को। अब इसकी बात करें तो इसको गवर्नर की असेंट मिली थी आपकी 17 अगस्त 2010। और गवर्नर की क्यों? क्योंकि ये एक लोकल एक्ट है। इन्फोर्स हुआ था ये 18/10/2010, 18 अगस्त 2010 में। ठीक है, अगले दिन ही हो गया था। टोटल 11 सेक्शन है इसमें। अब इसकी जरा एक बार हम बात कर लेते हैं आपका प्रेम्बल की। प्रेम्बल क्या कह रहा है? देखिए, प्रेम्बल कह रहा है आपका प्रोवाइड डेट फॉर द डिलीवरी ऑफ ए सर्विस। सर्विसेज किस चीज की? ये बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई भी अप्लाई करते हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो। ठीक है, सर्विसेज ऑफ द पीपल, क्योंकि आधार कार्ड तो नहीं, क्योंकि आधार कार्ड आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लेश है। ठीक है, तो वो चीज को नहीं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि वो बेचारी मजबूर है। ठीक है, विद इन अ स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम। अब स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम क्या है? हर चीज के लिए उन्होंने बता रखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इतना टाइम में आपको मिल जाएगा, बाकी इसके लिए इतना टाइम मिल जाएगा, उसके लिए इतना टाइम मिल जाएगा। हर जो और एप्लीकेशन के हिसाब से टाइम दे रखा है, उनकी चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वो काम हो जाएगा आपका। अब इसका जो सोशल सेक्शन 1 है, वो बात कर रहा है आपका ये पूरे मध्य प्रदेश है, यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होता है। अप्लाई 18 अगस्त 2010 में ये आ गया था। अब देखिए, इसका जो सेक्शन 2 है, जो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि आपका 2021 का अमेंडमेंट हुई थी इसमें। और क्या क्या अमेंडमेंट हुई है? 2A में है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स आपका जो आप ये पोर्टल पे डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा, तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। अब बी में कह रहा है डीम अप्रूवल। डीम अप्रूवल मतलब जो विदाउट इंटरवेंशन, यानी कि बिना कोई इंटरप्ट के आपका अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ये डाला तो ये डन आ जाएगा, सक्सेसफुली एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। ठीक है, आपको 30 दिन में आपको जवाब आ जाएगा कि आपका बना है या नहीं बना। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन हुआ, मान लो आपने कोई पेपर नहीं दिया, तो वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है, तो सी है डेजिग्नेटेड एंटिटी, जो आपका डेजिग्नेट पोर्टल पे डलेगी। 2D जो आपका बात करता है ऑफिसर्स। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं? सेक्शन 3 में होते हैं। 2E जो कहता है वो इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम, जिसमें ये डलेगी। 2F आपका एलिजिबल पर्सन, जो आपका नोटिफाई करेगा इस चीज को। आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, मान लो आपका काम रिजेक्ट हो गया यहाँ से, तो आप फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जाओगे। किन ग्राउंड्स पे जाओगे? कि जी इन्होंने फालतू में हमारा रिजेक्ट कर दिया ये वो। तो जहां आप अपील लगाओगे 30 डेज में। ठीक है, डेट ऑफ रिजेक्शन से। ठीक है, तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी वो गई। फ्रॉड का मतलब 2H में ये बताया गया कि फ्रॉड का मतलब वही है जो 421 में, यानी कि डिसेप्शन, यानी कि धोखाधड़ी, ये सब चीजें, कुछ चीज छुपाई है ये चीज। या 17 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया, वही मतलब होगा यहाँ पर भी फ्रॉड का। प्रिस्क्राइब जो आपको इसमें बताए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। 2J में बताया गया राइट टू सर्विस। राइट टू सर्विस में आपका स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम बता दिया गया कि इतने टाइम में हो जाएगा आपका काम। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 20 दिन, जो भी टाइम बताया गया। सेकंड अथॉरिटी, जहाँ अब जब मान लो आपको फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी से रिलीफ नहीं मिलता, तो आप सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी जाते हैं 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी रिजेक्ट योर अपील। जब आपकी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी हो। सर्विस का मतलब जो सेक्शन 3 में बताई गई है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब मध्य प्रदेश, यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स में जो चलती है। स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम, हर काम के लिए जो बताया गया। ठीक है,
हर काम के लिए जो स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम बताया गया वही है। विच द राइट इज टू बी प्रोवाइड डेजिग्नेटेड अपील डिसाइडेड अपील नोटिफिकेशन, जो सेक्शन 3 में भी है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 बात करता है आपका कि नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस डेजिग्नेटेड ऑफिसर, आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और आपका सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है, इनकी बात करता है। एंड स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्या मतलब है इसका? अब देखिए इसमें यहाँ पर सब होता है, स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम द टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहेगी सर्विसेज डेजिग्नेट ऑफिसर्स, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एट शैल अप्लाई, कब ये अप्लाई होगा इन पे, ठीक है। 2 3 अब सब बात करें सब क्लोज टू द स्टेट गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम नोटिफाई सर्विसेज टू डीम अप्रूवल शैल अप्लाई। यहाँ पर डीम अप्रूवल मतलब ये जब अप्रूवल हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, अप्रूवल का मतलब यानी कि आपके एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, अब इसमें रिजेक्ट करनी है क्या करना है वो अलग बात है। तो सेक्शन 3 आपका बस इनकी बात कर रहा है, नोटिफाई करते रहेंगे आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर कौन, जिसके पास आपकी एप्लीकेशन लगी है। अगर इसने रिजेक्ट कर दी तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, अगर फर्स्ट अपीलेंट ने भी अथॉरिटी कर दी रिजेक्ट तो सेकंड अथॉरिटी। तो फर्स्ट अपीलेंट या सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ऑर्डर दे सकती है डेजिग्नेशन ऑफिसर्स को कि आप इसकी जो एप्लीकेशन है एक्स नाम की बंदे की, बर्थ सर्टिफिकेट की, डेथ सर्टिफिकेट की, किसी की भी, भाई इसका टाइम से करके दो, अदरवाइज आप पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ सकती है। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका सिंपली बात बताता है कि राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि आपका राइट टू ऑब्टेन है कि आप सर्विस ले सकते हैं सेक्शन 3 की, ठीक है, और सही सीमा निर्धारित समय पे। क्या होता था पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बंदे को 6 महीने लग जाते थे, कभी कभी तो 1 साल में भी नहीं आता था। तो अब क्या है कि नहीं, अगर 30 दिन बोल दिया तो 30 दिन में आ जाएगा। तो ये सब चीजें है, चौथे में यही बताया गया। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ कहता है प्रोवाइड सर्विस इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम। अब स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपका काम हो जाना चाहिए। 2011 में इसका फर्स्ट सेक्शन जो था वो अमेंड हो गया था। इसमें लिखा था एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग नोटिफाइड सर्विस शैल बी सबमिटेड डेजिग्नेशन ऑफिसर। जो ये आपकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है, ये किसके पास सबमिट हो जाएगी? आपका डेजिग्नेट ऑफिसर के पास सबमिट हो जाएगी टू द सबऑर्डिनेट, या तो इसके पास या इसके सबऑर्डिनेट, यानी कि इससे जो जूनियर होंगे वो, ठीक है, उनके पास भी जा सकती है, या जिनको अथॉरिटी है उनके पास, ठीक है। such other person and may be authorized state government to receive the application, वो रिसीव करेगा एप्लीकेशन को, such application may be duly acknowledged। उसमें स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाएगा, shall start from the date of submission। अब ये स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम कब होगा? मान लो ये 1 जनवरी को है, ठीक है, और आपको डेजिग्नेशन ऑफिसर ने टाइम दे दिया 30 जनवरी, तो आपका 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी और 30 फरवरी तक आपका स्टिपुलेट पीरियड टाइम है। और ये कब से गिना जाएगा? जिस दिन आपकी अप्रूवल हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपने जब एप्लीकेशन दी है तब से, ठीक है, जिस दिन से सबमिशन करिए उस टाइम से। टू गेट अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन द रिसिप्ट, जिस दिन रिसिप्ट मिलेगी, शेल विद स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपको निर्धारित किया 30 दिन 90 दिन जो भी टाइम करा, 10 दिन 5 दिन बताया गया, इधर प्रोवाइड अ सर्विस, या तो काम करेगा या रिजेक्ट करेगा। इन केस ऑफ रिजेक्शन शेल रिकॉर्ड द रीजन, और अगर रिजेक्ट करता है तो अब रिकॉर्ड में दिखेगा डेजिग्नेशन ऑफिसर कि इनके ये कागज पूरे नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ठीक है, रिटर्न में लिखेगा, शेल लिखा हुआ तो यानी कि करेगा ही करेगा। अब देखो सब क्लॉज 3 का कह रहा है आपका फिफ्थ का, ये भी आपकी अमेंडमेंट आई थी 2021 में। इफ द डेजिग्नेशन ऑफिसर फेल्स टू टेक डिसीजन, अगर डेजिग्नेशन ऑफिसर जहां पर आपकी एप्लीकेशन जमा हुई थी फेल हो जाता है टेक डिसीजन लेने में विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑन द एप्लीकेशन रिसीव, जिस दिन से एप्लीकेशन मिली है, then the deem approval of such service shall be generated by the designated officer shall deem approval shall have the same time force approval, मतलब यानी कि आप सिंपल सी बात है आप जा सकते हो, ठीक है। अप्रूवल जनरेटेड सबसेक्शन शैल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ 6 एंड 7, अप्रूवल जो होगा वो 6 और 7 के नहीं करेंगे। मान लो आपको एक टाइम बता दिया भैया इतने टाइम में हुआ, अब 30 दिन के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, तो आप कहाँ जाओगे? फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी जाओगे। ये 6 और 7 उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिफ्थ कह रहा है आपका इन केस वेयर द सर्विस वाज फ्रॉडुलेंट एक्ट, और अगर आपकी सर्विस फ्रॉडुलेंट एक्ट है, सबमिशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, डेजिग्नेशन ऑफिसर शैल रिवोक द सेम विद इन इमीडिएट इफेक्ट। मान लो मैंने आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती कर दी या कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, तो डेजिग्नेशन ऑफिसर क्या करेगा? रिवोक कर देगा मेरी उसको एप्लीकेशन को, ठीक है, खत्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बात करता है अपील की। ऑब्वियस बात है अपील कहाँ लगेगी? फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है।
तो पहला वो सेक्शन कह रहा है आपका एनी पर्सन हुज एप्लीकेशन रिजेक्ट, जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ठीक है, 5 के सब क्लोज 2 में, हु इज नॉट प्रोवाइडेड द सर्विस इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में काम नहीं मिला, मैं फाइनल अपील फाइल कर सकता है अपील कितने दिन में, 30 डेज में। कब से? रिजेक्ट में। जैसे मान लो 1 जनवरी को मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी मान लो, वैसे तो 1 मार्च तक मान लो, ठीक है, तो इतना मेरे पास टाइम है 30 दिन का। आपका 30 ही जनवरी मान लो, 29 जनवरी तो आती नहीं, 29 फरवरी तो आती नहीं, एक मार्च तक मान लो, 1 मार्च तक मेरे पास टाइम है कि मैं आपका कहाँ जा सकता हूँ, आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जा सकता हूँ, ठीक है। प्रोवाइडर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में अपील द फर्स्ट एक्सपायरी प्रोवाइड ऑफ 30 डेज। अगर मान लो 30 दिन का टाइम पे मैं नहीं गया और मैं फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर देता हूँ कि मैं आपके पास क्यों नहीं आ पाया, तो वो मेरे टाइम को आगे बढ़ा भी सकती है कि ठीक है चलो आप 30 दिन में नहीं आए, बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो प्रोवाइडेड फर्दर डेट है, दूसरा जो प्रोवाइड डेट है वो ये रहा, उसमें ये लिखा है कि आपका प्रोवाइड फर्दर द फर्स्ट अपील ऑफिसर में हिज ऑन मोशन कॉल द रिपोर्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जो होगी, ठीक है, ये डेजिग्नेशन ऑफिसर से इनकी फाइल मंगवा लेगी, कहेगी जरा फाइल दिखाना, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों रिजेक्ट करा, विच हैज बीन रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट, और हैज बीन पेंडिंग, क्यों पेंडिंग है। देखो रिजेक्शन और पेंडिंग के बेसिस पे जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि पेंडिंग के बेस पे और रिजेक्शन के बेस पे, बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पास सच ऑर्डर मे डीम अप्रोप्रिएट, कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। जो इसका ये प्रोवाइड डेट था ये आपका 2012 में आया था। अब सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है 6 का, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेशन ऑफिसर्स टू प्रोवाइड सर्विस विद इन स्पेसिफाइड है, यानी कि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी आपकी जो होगी वो आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी कि भाई काम कर, इनका काम कर। और अब देखो यहाँ पर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी में आ गया अगेंस्ट डिसीजन, अगर मान लो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के आपको डिसीजन के अगेंस्ट जाना है तो आप सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी पे भी जा सकते हो, ठीक है, तो सेम पावर होगी, पर यहाँ पर टाइम क्या है 60 डेज। मान लो डेजिग्नेशन ऑफिसर ने मेरा काम नहीं करा तो मैं फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जाऊंगा 30 डेज में, ठीक है, और अगर मान लो इनके से मुझे कोई ग्रीवेंसेस है, इन्होंने मेरा काम नहीं करा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन 60 डेज, यानी कि 60 दिन के अंदर, जब इन्होंने मेरा काम नहीं करा तब से 60 दिन तक। अब इनका काम क्या है, इनका काम है कि आपका 60 दिन में जा सकते हैं, अपील पेंडिंग है और पूछ सकते हैं कि एक्सपायरी निकल, अगर मान लो आपका 60 दिन का टाइम निकल गया तो अगर आपने रीजन दे दिया कि मैं 60 दिन में इसलिए नहीं आ पाया, तो आपका टाइम आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसका जो प्रोवाइड डेट है उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, उसमें यही बताया गया कि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी से फाइल भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, तो 60 का प्रोवाइड फॉर द डेट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बोला कि जैसे आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास पावर थी ना कि वो डेजिग्नेशन ऑफिसर से फाइल मंगवा सकते हैं, वैसे इनके पास भी फाइल मंगवाने की पावर थी, तो यही समझ लीजिए। फोर्थ ए कह रहा है आपका सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी में स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिजेक्ट ऑफ अपील, या तो कोई ऑर्डर करेगी या रिजेक्ट भी कर सकती है अपील, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ प्रोविजन 7, आपके जो 7 की अथॉरिटी जो होगी वो उसके हिसाब से। 5A कह रहा है डेजिग्नेटेड डज नॉट कंप्लाई द अपीलेंट एग्री नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, एग्री पर नॉन कंप्लायंस मतलब ना मानने के आगे के तौर पे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को भी डायरेक्शन दे सकती है। और बी कह रहा है आपका फिफ्थ ए का बी कह रहा है कि इफ डेजिग्नेशन ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई, अगर मान लो डेजिग्नेशन ऑफिसर ने कोई कंप्लाई नहीं करा काम का, प्रोवाइडिंग द सर्विस 6 के सब क्लॉज 2 में, then the application applicant aggrieved from the non compliance of may submit direct the second appellant authority। मान लो आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर ने कोई काम नहीं करा, ठीक है, काम नहीं कर रहा, तो आप एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द सेकंड, तो आप डायरेक्टली आप सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी भी जा सकते हैं। देखो बी क्या कह रहा है, इफ द डेजिग्नेशन ऑफिसर डज नॉट, जो डेजिग्नेशन ऑफिसर ने काम कंप्लाई नहीं करा द ऑर्डर, ठीक है, मान लो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने ये ऑर्डर दिया कि करे काम कर, ठीक है, अब इन्होंने काम नहीं करा, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी की जाने की जगह सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी भी जा सकते हो कि जी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी का कहना ना मान रहा है ये ऐसे। अब 6 का कह रहा है कि जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी, चाहे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी हो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी हो, इनको कैसी पावर होगी, पूरी सिविल कोड जितनी पावर होगी कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, डेजिग्नेट ऑफिसर अपीलेंट अथॉरिटी सम्मन्स कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, और आपका मे भी प्रेस्क्राइब जो भी अदर मैनर्स प्रेस्क्राइब करेंगे, सिविल कोड जैसी पावर है। अब 7 की बात करें, 7 क्या कह रहा है आपका, इसका एक 2A भी रह गया था, 2A इंपॉर्टेंट है आपका,
During the hearing of the appeal, the first appellant authority finds was not provide designation within stipulated time. Appellant fulfilled all requirements in opinion without assistance of अगर मान लो लगता है डेजिग्नेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई केस बन नहीं रहा और अपीलेंट अथॉरिटी भी हैं तो इनका अपील अथॉरिटी रिजेक्ट कर देगी, इम्पोज कर देगी, ड्यूटी लगा देगी। अब पेनल्टी क्या है, ठीक है। अब मान लो डेजिग्नेशन ऑफिसर अगर अपना सही से काम नहीं करता या फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी अपना काम नहीं करती तो क्या पेनल्टी लगेगी। अगर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी, अगर सेकंड यहाँ पर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को पावर है आपका लगाने के लिए कि फेल टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट, कि मतलब सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो डेजिग्नेशन ऑफिसर था यहाँ पर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को लगता है कि डेजिग्नेशन ऑफिसर जो था उस पे उसने अपना काम सही से नहीं करा, उसने अपना काम सही से नहीं करा विदाउट सफिशिएंट रीजन और रीजनेबल कॉज के, तो उस पर आपका लमसम पेनल्टी लगा देगी 500 रुपए की, कम से कम तो मिनिमम 500 रुपए एंड नॉट मोर देन 5000 और मैक्सिमम 5000 से ज्यादा नहीं लगा सकती। पर यहाँ पर किसे पावर है, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को। 7B कह रहा है आपका सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी उन्हें लगता है कि डेजिग्नेशन ऑफिसर कॉज डिले, इसके वजह से डिले कर रहा है, ठीक है, यहाँ सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी को, तो आपका 250 रुपए पर डे के हिसाब से, मान लो इसने 30 दिन तो स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम था और 10 दिन इसने वैसे लेट कर दिए, तो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी इससे 10 हर दिन के 250 रुपए चार्ज करेगी और विच शैल नॉट बी मोर देन 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड डेजिग्नेशन शैल गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हेयर्ड बिफोर एनी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन हिम, तो यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी अब आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर को कि उसे सुना जाए, यानी कि उसे सुना भी जाएगा। अब सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी कहता है कि इज ओपिनियन द फर्स्ट अपील ऑफिसर हैज फेल्ड टू डिसाइड अपील, अगर फेल हो जाती है अपील को डिसाइड करने में स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम में विदाउट एनी सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज के, ही में इम्पोज अ पेनल्टी, उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे ऑन द फर्स्ट अपील ऑफिसर्स, पहली फर्स्ट अपील ऑफिसर के शैल नॉट लेस देन 500 रुपी, मतलब 500 रुपए से ज्यादा 500 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी पे भी लगा सकती है, ठीक है, और कितनी होगी 500 रुपए से मिनिमम होगी और आपका मैक्सिमम 5000 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी आपका फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी पे भी लगा सकती है फाइन। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोवाइड फर्दर दैट फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी शैल बी गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उनको भी सुनने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी में ऑर्डर गिव्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नॉट शैल नॉट एक्सीड द इम्पोज पेनल्टी 1 और 2 में जो बताया गया उससे ऊपर नहीं हो सकता। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड डेजिग्नेशन ऑफिसर हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज, अगर मान लो वो अपना काम जो डेजिग्नेशन ऑफिसर जो था अगर वो अपने काम से बच रहा है और वो अपना काम सही से नहीं कर रहा तो उस पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी उठा सकता है डिपार्टमेंट, यानी कि मतलब उसकी नौकरी पे भी खतरा आ सकता है, ठीक है। अब 5A जो था इसका सेक्शन 7 में 5A एक ऐड हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, इसमें लिखा इफ द अपीलेंट अथॉरिटी इज नॉट सेटिस्फाइड द पेनल्टी इम्पोज्ड, अगर मान लो अपीलेंट अथॉरिटी अगर आपका मान लो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने भी लगाया सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ने जो फाइन लगाया उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ वही बताया गया अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट पे भी पास जा सकते हैं। अपीलेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 और 2 में जो बनी है ही मेक एप्लीकेशन रिगार्ड द ऑफिसर नॉमिनेटेड, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, डेजिग्नेशन ऑफिसर ने भी काम नहीं किया, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने भी काम नहीं किया, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ने भी काम नहीं किया, अब कहाँ जाओगे आप, स्टेट गवर्नमेंट ने एक आपके ऑफिसर नॉमिनेटेड कर रखे होंगे इनसे रिलेटेड सेक्शन 8 के तहत, ठीक है, तो आप उनके पास जाएंगे और वो काम क्या करेंगे आपका एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं एक्सटेंड था 5000 रुपीज, तो यानी कि आपका ऑफिसर नॉमिनेटेड जो होगा वो आपका 5000 जो पेनल्टी लगाई थी सेक्शन 7 में उसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन भी बिठा सकते हैं, आपका डिसिप्लिनरी एक्शन मैंडेटरी कर देंगे। इनएडिक्वेट पेनल्टी अगर लगाई है ही डिले द प्रोसीडिंग है, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ने इनएडिक्वेट पेनल्टी लगाई है मतलब कम पेनल्टी लगाई है या डिले कर रहे हैं प्रोसीडिंग, तो एक्ट इन विच में भी एक्सटेंड 5000 रुपए तक जा सकती है। आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द पेनल्टी बीइंग हेयर्ड द रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम, और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं सेकंड अथॉरिटी के फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के खिलाफ भी या आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर के खिलाफ भी, कौन, नॉमिनेटेड ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करा है। नॉमिनेटेड ऑफिसर में फॉर एडुकेट और स्पेशल रीजन मेंशन इन ऑर्डर, अपना
रीजन मेंशन करके इम्पोज भी कर सकती है, पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी उठा सकते हैं। अब 8 में बात करी गई है रिवीजन की। रिवीजन क्या है? यानी कि पुनर्विचार। अब डेजिग्नेशन ऑफिसर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी एग्रीड बाय एनी अदर सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी और इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर कोई लगाते हैं तो उनके पास रिवीजन पे भी जा सकते हैं 60 दिन के पास। ठीक है, तीनों के पास जा सकते हैं, सिंपल सी बात। 8A जो था वो आपका ऐड हुआ था, इसमें है द सेकंड अथॉरिटी एग्रीड बाय अदर पास्ट। सेक्शन 7 में जो है वो 60 डेज में जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। where the nominated officer may after the expiry of 60 days, अगर 60 डेज का टाइम elapse कर गया, the application could not be submitted time with sufficient cause, तो फिर वो बता देंगे। अब 9 में बताया गया कोई केस नहीं लेकर आ सकते, गुड फेथ में हुआ है। 10 में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ही पावर है रूल्स बनाने की, स्टेट लेजिस्लेचर में करेगी, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, यानी कि एमपी की पावर है इसमें से रिमूव करने की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें।